Hello guys, so welcome back in this new video lecture number 08। और आज हम पढ़ेंगे परासरण दाब। लास्ट लेक्चर में हम अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो लेक्चर देखो, उसमें हमने अर्धपारगम्य झिल्ली और परासरण और विसरण में अंतर के बारे में जानकारी दी थी आप लोगों को। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परासरण दाब। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल लेक्चर को। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है, देखो यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है। उससे पहले हम जानते हैं कि परासरण क्या होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने परासरण पढ़ा था। परासरण की जो डिफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी वो क्या थी कि क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। मतलब क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से, और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं ऐसी झिल्लियां होती हैं जो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को आर पार आने जाने देती हैं, विलेय के अणुओं को आर पार आने जाने नहीं देती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं परासरण की। तो परासरण में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो विलायक के अणु होंगे वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अपने आप ही क्या होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और परासरण को रोकने के लिए जो हम बाहरी दाब लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, परासरण दाब। तो देखो आप परासरण दाब में क्या लिख के आओगे। अगर परासरण दाब एग्जाम में आता है तो आपको पहले परासरण की डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप परासरण दाब की डिफिनीशन लिख पाएंगे। देखो कैसे लिखते हैं परासरण दाब, देखो तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे परासरण दाब और लिखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह परासरण कहलाता है। तो मैंने ये तो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि परासरण कहलाता है। और परासरण को रोकने के लिए लगाए गए बाहरी दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, मान लो परासरण की क्रिया हो रही है, विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस परासरण की क्रिया को हम रोकना चाहते हैं कि ये कैसे रोकेगी, तो हम क्या करेंगे, उस पर एक बाहरी दाब लगाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम दाब लगाते जाएंगे, दाब लगाते जाएंगे, और एक ऐसा दाब होगा जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी। और जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी उसी दाब को हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, परासरण दाब, परासरण को रोकने के लिए जो बाहरी दाब लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। लेकिन जब भी ये आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको सबसे पहले परासरण की डिफिनीशन लिखनी होगी, उसके बाद ये लाइन आप लिखोगे, परासरण को रोकने के लिए लगाए गए बाहरी दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इसे पाई से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंबल लिया है पाई। ठीक है, आपकी बुक में भी पाई ही दिया है। तो परासरण दाब को हम काहे से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई से। तो जहां भी पाई आपको दिखा मिल जाएगा तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, परासरण दाब है। तो पाई बराबर हम क्या माना करेंगे, परासरण दाब। ठीक है, अब इस चित्र को आपको बनाना है और समझते हैं ये कैसे। ठीक है, देखो ये एक बर्तन है, एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है। ये क्या लगी है, ये वाली, ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई पड़ रही है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो क्या हुआ, इस अर्धपारगम्य झिल्ली की इस तरफ हमारा विलयन भरा हुआ है और उस तरफ क्या भरा हुआ है, विलायक। तो विलयन और विलायक भरे हुए हैं और अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में लगी होगी। तो क्या होंगे, जो विलायक के अणु होंगे वो धीरे धीरे किधर जाने लगेंगे, विलयन की तरफ। विलायक के अणु किधर जाने लगेंगे, धीरे धीरे विलयन की तरफ। क्यों जाने लगेंगे, परासरण के कारण, क्योंकि ये वाला विलायक है, क्योंकि तनु विलयन है, और ये वाला क्या है, सांद्र। तो जो विलायक के अणु होंगे वो तनु विलयन से किधर जाने लगते हैं, सांद्र विलयन की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, जो विलायक के अणु है वो विलयन की तरफ इधर आने लगेंगे। किसमें से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार करके आने लगेंगे। ठीक है, किसके कारण, परासरण के कारण। अब हम सोच रहे हैं इस परासरण को हमें रोकना है, तो हम इस ये जो पिस्टन लगाए यहाँ पे, इस पिस्टन को दबाएंगे तो इस पे दाब लगेगा। धीरे धीरे जब हम दाब लगाते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो अणु इधर आ रहे थे विलायक के वो आना बंद हो जाएगा, मतलब परासरण होना बंद हो जाएगा। तो जितना दाब हमने इस पिस्टन से लगाया है उसी दाब को हम क्या बोलेंगे,
परासरण दाब। ठीक है, जितना दाब हम इस पिस्टन पे लगाएंगे इस परासरण को रोकने के लिए, उसी दाब को हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब। तो परासरण दाब और कुछ नहीं होता है, जो दाब परासरण को रोकने के लिए लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। चूंकि ये दाब हम बाहर से लगाएंगे अपने पास से, इसलिए इसे बाहरी दाब भी बोलते हैं। तो परासरण को रोकने के लिए जो बाहरी दाब हम लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण दाब को लिखने से पहले आप परासरण की डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद नई लाइन से परासरण को रोकने के लिए लगाए गए बाहरी दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रकट करते हैं और आप ये वहां पे चित्र बना देंगे। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे परासरण दाब के नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम। तो परासरण दाब में हमारे पास निम्न 3 नियम होते हैं। ठीक है, तो परासरण दाब के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों ने केवल 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3। ठीक है, तो कौन कौन से नियम है, पहला नियम है बायल बानठाप का नियम, दूसरा है चार्ल्स बानठाप का नियम और तीसरा है अवोगाद्रो बानठाप का नियम। इन तीनों नियमों को हमें बारी बारी से पढ़ना है। तो पहला नियम कौन सा है हमारा, बायल बानठाप नियम। तो पहले हेडिंग लगाएंगे बायल बानठाप का नियम या बायल बानठाप नियम। देखो क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो विलयन है उसका जो बाष्प दाब होगा, जो परासरण दाब होगा विलयन का, क्या होगा, परासरण दाब। विलयन का परासरण दाब जो भी होगा वो उस विलयन की सांद्रता के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो ये हो गया पाई, पाई क्या है, परासरण दाब, ये अनुक्रमानुपाती किसके, सी के। सी क्या है, विलयन की सांद्रता। तो अगर हम इस सी को नीचे ले जाएंगे और इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा। तो पाई बटे सी बराबर हम इसको नियतांक लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि सी जो होता है वो 1/b होता है, सी बराबर 1/b। अगर इस सी की जगह पे हम 1/b डालेंगे तो पाई बटे 1/b, तो b ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई b बराबर नियतांक। क्या जाएगा, पाई b बराबर नियतांक। या इसे फिर से यही लिख सकते हैं, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। ठीक है, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं क्योंकि b नीचे जाएगा तो 1/b हो जाएगा, तो पाई अनुक्रमानुपाती 1/b। ठीक है, तो क्या होता है बायल बानठाप का नियम, बायल बानठाप का नियम ये होता है कि जो किसी भी स्थिर, लेकिन याद रखना है ताप कैसा होगा, निश्चित। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी विलयन का परासरण दाब स्थिर ताप पर उस विलयन की सांद्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम को बायल बानठाप का नियम कहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई अनुक्रमानुपाती सी या पाई बटे सी बराबर नियतांक। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो सी बराबर होता है वो 1/b होता है। तो जब हम सी की जगह पे 1/b रखेंगे तो हमारा क्या जाएगा, पाई b बराबर नियतांक। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। इसे हम डालेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा नियम, बायल बानठाप का नियम। तो इसे नोट करो, फिर हम अपने दूसरे नियम पर चलते हैं। नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो, नोट करो, चलो नोट करो, मूव करते हैं। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे चार्ल्स बानठाप का नियम। ये बायल बानठाप का नियम हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोग हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे चार्ल्स बानठाप का नियम। तो ये क्या होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो हमने बायल बानठाप का नियम पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा था, वहां पे होता था स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये था बायल बानठाप का नियम। लेकिन चार्ल्स बानठाप का नियम क्या है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर सांद्रता को हम स्थिर रखते हैं, निश्चित रखते हैं, तो जो विलयन का परासरण दाब होगा वो उस विलयन के ताप पर निर्भर करेगा कि विलयन का ताप कितना है। जिस विलयन का ताप जितना ज्यादा होगा उस विलयन का परासरण दाब उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, सांद्रता उसकी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। दोनों विलयन की सांद्रता निश्चित हो। जैसे मान लो एक ये हमारे पास विलयन है, एक ये विलयन है,
इस विलेन का ताप 500 केल्विन है, इस विलेन का ताप 600 केल्विन है। ठीक है, इसका कितना है 500 केल्विन ताप, इसका 600 केल्विन, और दोनों की सांद्रताएं बराबर हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसका परासरण दाब अधिक होगा, तो जिसका ताप अधिक होगा उसी का परासरण दाब अधिक होगा। मतलब इस वाले विलेन का जिसका ताप 600 केल्विन है उसका परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा। यही नियम ये कह रहा है, ये नियम यही कहता है कि अगर सांद्रता जो हमारी है विलेन की वो स्थिर है, निश्चित है, तो जो विलेन का परासरण दाब होगा वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब ताप बढ़ने पर बढ़ेगा और ताप घटने पर घटेगा। तो यही लिखा है पाई अनुक्रमानुपाती टी। पाई क्या है परासरण दाब, टी क्या है विलेन का ताप, की विलेन का तापमान कितना है। तो इसे ये भी लिख सकते हैं पाई बटे टी बराबर नेतांक, जहाँ पाई बराबर परासरण दाब और टी बराबर क्या है तापमान किसका, विलेन का। इसे डाल लेंगे समीकरण 2। ठीक है, इसे क्या डालेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 नियम डिस्कस कर लिए। कौन कौन से, एक बायल बानठाप नियम, एक चार्ल्स बानठाप नियम। मैं रिवाइज कराता हूँ एक बार। बायल बानठाप नियम में हमने क्या पढ़ाया कि निश्चित ताप पर किसी विलेन का जो परासरण दाब होगा वो उस विलेन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो हमने लिखा पाई अनुक्रमानुपाती सी, और हम जानते हैं सी बराबर क्या होता है 1/b, तो हमारा आ जाता है पाई अनुक्रमानुपाती 1/b। इसे हमने समीकरण 1 डाल दिया था। ठीक है, फिर हमने दूसरा नियम पढ़ा चार्ल्स बानठाप नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि जो सांद्रता स्थिर होनी चाहिए, मतलब स्थिर सांद्रता पर किसी विलेन का परासरण दाब उस विलेन के ताप पर डिपेंड करता है कि उस विलेन का तापमान कितना है। तो पाई अनुक्रमानुपाती टी, ये समीकरण हमारी बन गई 2। अब हम मूव करेंगे अपने तीसरे अवोगाद्रो बानठाप नियम पर। ठीक है, तो अजी से अच्छे से नोट करो, फिर हम मूव करते हैं अपने तीसरे नियम पर। मूव नोट करो जल्दी से, नोट करो नोट करो नोट करो अच्छे से जल्दी। ठीक है, तो हम 2 नियम पढ़ चुके हैं, अब तीसरी हेडिंग लगाएंगे अवोगाद्रो बानठाप का नियम। तो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप व आयतन, इसमें क्या होगा ताप भी निश्चित होना चाहिए और आयतन भी फिक्स होना चाहिए। तो स्थिर ताप व आयतन पर किसी विलेन का परासरण दाब उसके मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर ताप व आयतन निश्चित है किसी विलेन के, तो जो उस विलेन का परासरण दाब होगा हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल विलेन में जो मोल उपस्थित हैं उनकी संख्या पर। ठीक है, तो स्थिर ताप व आयतन की कंडीशन में जो विलेन का परासरण दाब होता है वो उस विलेन के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ये किसका नियम है, हमारा अवोगाद्रो बानठाप का नियम। तो हम क्या लिखेंगे पाई अनुक्रमानुपाती एन, पाई क्या है, पाई यहाँ पे परासरण दाब और एन क्या है मोलों की संख्या। तो यही लिखा है पाई बटे एन बराबर नियतांक भी लिख सकते हैं, जहाँ पाई बराबर परासरण दाब और एन बराबर विलेन के मोलों की संख्या। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 3। ये कौन सी समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 होगी। तो हमने 3 नियम पढ़ चुके हैं, हमारे तीनों नियम हमने पढ़ लिए। तो परासरण दाब के कितने नियम होते हैं 3, में एक बार रिवाइज कराता हूँ अच्छे से। परासरण दाब के कितने नियम होते हैं 3, कौन कौन से, बायल बानठाप नियम, दूसरा चार्ल्स बानठाप नियम और तीसरा कौन सा है अवोगाद्रो बानठाप नियम। ठीक है, कितने नियम होते हैं 3। तो पहला मैंने आपको पढ़ा है कौन सा, बायल बानठाप का नियम। तो बायल बानठाप का नियम हमें क्या कहता था कि अगर हमारा ताप स्थिर है, मतलब ताप क्या है निश्चित है या स्थिर कहो, ताप अगर हमारा स्थिर है तो स्थिर ताप पर जो विलेन का परासरण दाब होगा वो हमारा किस पे निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, और नीचे मैंने लिखा कि पाई अनुक्रमानुपाती सी, तो सी को हटा के मैंने 1/b लिख दिया क्योंकि सी बराबर 1/b होता है। तो पाई अनुक्रमानुपाती 1/b, ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई थी, हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, और दूसरा हमारा जो नियम है वो कौन सा नियम है, चार्ल्स बानठाप का नियम। तो चार्ल्स बानठाप नियम क्या कहते हैं कि स्थिर सांद्रता, मतलब सांद्रता विलेन की कैसी होनी चाहिए, स्थिर। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलेन का परासरण दाब उसके ताप पर निर्भर करता है, किसके, विलेन के ताप पर निर्भर करता है। मतलब जिसका ताप अधिक होगा उसका परासरण दाब अधिक होगा, कब, जब सांद्रता क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, तो किसी निश्चित सांद्रता पर विलेन का परासरण दाब उस विलेन के ताप पर निर्भर करता है। ये हमारा किसका नियम है, चार्ल्स बानठाप का नियम है। तो चार्ल्स बानठाप के नियम के अनुसार जो पाई है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है टी के। तो पाई अनुक्रमानुपाती टी, ये हमारी समीकरण नंबर हो गई थी 2। फिर हमने तीसरा नियम पढ़ा है अवोगाद्रो बानठाप का नियम। तो अवोगाद्रो बानठाप का नियम क्या होता है
स्थिर ताप होना चाहिए और स्थिर ही आयतन होना चाहिए। तो स्थिर ताप व आयतन की कंडीशन में किसी विलयन का जो परासरण दाब पाई होगा वो उस विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जिस विलयन में मोलों की संख्या अधिक होगी उस विलयन का जो परासरण दाब होगा वो अधिक होगा। ये हमारा अवोगाद्रो बाइंड-हाफ का नियम कहता है। ठीक है, तो इसे हमने बना लिया पाई अनुक्रमानुपाती n, और ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब आप इसे नोट करो अच्छे से इन तीनों नियमों को, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने राउल्ट के जो समीकरण आदर्श समीकरण होती है तन विलयनों के लिए, उसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले से नोट करो, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। ओके, नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे तन विलयनों की आदर्श समीकरण। तो तन विलयनों की आदर्श समीकरण क्या होती है? परासरण दाब के सभी नियमों को सम्मिलित करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होती है जो तन विलयनों पर लागू होती है। इसलिए इस समीकरण को क्या कहते हैं? तन विलयनों की आदर्श समीकरण। मतलब जो हमने तीनों नियम पढ़े हैं उन नियमों को अगर जब हम सम्मिलित करते हैं तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है, एक समीकरण प्राप्त होती है जो तन विलयनों पर लागू होती है। इसलिए इस समीकरण को क्या कहते हैं? तन विलयनों की आदर्श समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये होती क्या है? तो तन विलयनों की आदर्श समीकरण क्या होती है? पाई बी बराबर एनएसटी, जहां पाई क्या होता है? विलयन का परासरण दाब, बी क्या होता है? विलयन का आयतन, एन का होता है विलयन में मोलों की संख्या, और यस क्या होता है? बाइंड-हाफ नियतांक, जिसका मान होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, और टी क्या होता है? विलयन का ताप, वो भी किसमें रखेंगे हम? केल्विन में। ठीक है, अब निकालेंगे कि ये आती कैसे है, ये समीकरण हम प्रूव कैसे करते हैं। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। हमें पता है कि जो प्रूफ यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, प्रूफ बायल बाइंड-हाफ के नियम से। बायल का जो बाइंड-हाफ नियम हमने पढ़ा था उसमें हमने समीकरण 1 निकाली थी, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये समीकरण नंबर 1। जो हमने दूसरा नियम पढ़ा था चार्ल्स बाइंड-हाफ का नियम, वहां हमने समीकरण 2 बनाई थी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी। और अवोगाद्रो बाइंड-हाफ नियम पढ़ा था तो हमने उसमें समीकरण नंबर 3 बनाई थी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, अब मैं यहाँ इधर करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोग इधर से ये लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ पे लिख देंगे तीनों समीकरणों को सम्मिलित करने पर, क्या करने पर? सम्मिलित करने पर। ठीक है, तो देखो पाई जो अनुक्रमानुपाती 1/b के भी है, जो पाई अनुक्रमानुपाती है वो टी के भी है, और पाई अनुक्रमानुपाती है वो n के भी। तो आप इसे ये लिख सकते हैं, जो हमारी पाई अनुक्रमानुपाती है वो ऊपर है n b और बटे में टी। ठीक है, क्योंकि ये n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी के, तो n टी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे n टी, ऊपर लिखेंगे n और टी, और नीचे लिखेंगे b। ठीक है, नीचे लिखेंगे b, क्योंकि जो टी के अनुक्रमानुपाती है और एन के भी अनुक्रमानुपाती है, तो एन टी ऊपर रहेगा और बी के व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए बी क्या हो जाएगा? नीचे। ठीक है, तो बी इधर भी आ सकता है, तो हम इसे ये लिख लेंगे, पाई बी अनुक्रमानुपाती एन टी। ठीक है, ये आ जाएगा पाई बी अनुक्रमानुपाती एन टी। ठीक है, अब हम ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पे क्या एक कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम है यस। क्या आ गया? ये वाला यस। तो यही हमारा क्या कहलाता है? बाइंड-हाफ गुणांक, ये वाला यस। ये यस क्या है हमारा? बाइंड-हाफ स्थिरांक या बाइंड-हाफ नियतांक। तो ये हमारी समीकरण आ गई पाई बी बराबर एनएसटी। ये क्या आ गई? हमारी समीकरण। यही हमारी समीकरण क्या कहलाती है? आदर्श समीकरण। किनके लिए? तन विलयनों के लिए। ये हमारी प्रूफ हो गई आदर्श समीकरण। कैसे आई? हमें पता है पहली इक्वेशन हमारी पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v थी, दूसरी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी थी, और तीसरी क्या थी? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो हम इन तीनों समीकरणों को सम्मिलित कर रहे हैं, तो जो पाई है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा n t बटे में b, तो ये b इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो पाई b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n t। तो पाई, जब हम अनुक्रमानुपाती का हटाते हैं निशान तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, वो क्या आया है यहाँ पे? यस। तो पाई बी बराबर एनएसटी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? पाई बी बराबर एनएसटी। तो यही हमारी क्या आ गई? आदर्श समीकरण। यही हमारी तन विलयनों की आदर्श समीकरण है, लेकिन इसे हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे, इसे हम समीकरण नंबर स्टार बना लो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, पाई बराबर एन एस टी, और ये बी बटे में यहाँ पे भेज देता हूँ ऐसे, अभी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना। तो पाई बराबर एन बटे बी होता क्या है? आप लोग ये बताओ, एन बटे बी क्या होता है?
ऊपर क्या है, मोलों की संख्या, और नीचे क्या है, आयतन। मैंने आपको सांद्रता पढ़ाया था ना, सांद्रता क्या होती है, एकांक आयतन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है। तो ये हमारी क्या बन गई, सांद्रता। तो सांद्रता को कहा लिखते हैं, CST। तो ये हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, पाई बराबर CST। यहाँ पे लिख लेंगे C बराबर क्या होता है, N/V। इसलिए हमने जो N/V था उसकी जगह पे क्या डाल दिया, C डाल दिया। C बराबर क्या है, यहाँ पे C बराबर है सांद्रता, और किसकी सांद्रता है, विलयन की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो तनु विलयनों की आदर्श समीकरण है वो प्रूफ होती है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होती है मैंने आपको बता दिया। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार समराइज करते हैं बस, और इसके बाद इस लेक्चर को ओवर करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आज पढ़ा है परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है, पहले हमें परासरण की परिभाषा बतानी होगी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने परासरण दाब के आपको कुछ नियम बताए कि परासरण दाब के प्रमुख 3 नियम होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है बायल बान ठाप का नियम, दूसरा चार्ल्स बान ठाप का नियम, तीसरा होता है अवोगाद्रो बान ठाप का नियम। तो जो बायल बान ठाप का नियम मैंने आपको पढ़ाया उसमें होता है स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होगा वो उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने पाई अनुक्रमानुपाती C किया, और C बराबर 1/V होता है। तो पाई अनुक्रमानुपाती हमारा कितना आ गया, 1/V। पाई जो अनुक्रमानुपाती है वो 1/V। ये हमारे समीकरण 1 आ गई थी पहले नियम से। दूसरा नियम हमने पढ़ा चार्ल्स बान ठाप का नियम। तो चार्ल्स बान ठाप का नियम क्या होता है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होगा वो उसके ताप पर निर्भर करता है। इसलिए जो पाई अनुक्रमानुपाती T आ गया, ये हमारा दूसरे नियम से आ गया। और तीसरा नियम हमारा अवोगाद्रो बान ठाप का नियम, उसमें क्या होता है, स्थिर ताप होना चाहिए और स्थिर आयतन होना चाहिए, तब जो परासरण दाब होगा विलयन का वो मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो वहां से हमारा पाई अनुक्रमानुपाती यानी ये तीसरा आ गया। जब हमने इन तीनों नियमों को सम्मिलित कर दिया तो पाई अनुक्रमानुपाती NT, क्योंकि N यहाँ पे ऊपर है, T भी ऊपर है, और B क्या है, 1/B है, तो NT/B आ जाएगा। तो B आप इधर भी ले जा सकते हैं। तो पाई B अनुक्रमानुपाती NT, जब हमने अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया तो हमारा पाई B बराबर NST, यहाँ पे एक यस आ गया कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया पाई B बराबर NST। यही कहलाती है हमारी तनु विलयनों की आदर्श समीकरण। ठीक है, और हमने इसको B को फिर नीचे भेज दिया। तो पाई बराबर N/V ST। हम जानते हैं N/V क्या होता है, C होती है सांद्रता। तो हमने N/V को हटा के क्या रख दिया, C। तो पाई बराबर CST। ये हमारे पास 2 फार्मूले आ गए, इनसे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ओवर करते हैं इस लेक्चर को, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इसे अच्छे से नोट्स कर लो और अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।